और सभी बच्चों को ये लॉ याद होना चाहिए, ये मैंने आपको कहा था, बिकॉज ये एग्जाम में लगभग कंफर्म है, आता है, पूछा जाता है 1 से 2 नंबर में स्टेटमेंट के साथ। और अगर ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 नंबर में आएगा तो ये विद डेरिवेशन आएगा, जो मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। अब ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहिएगा, अपने फोन को आप टिल्ट कर दीजिए, तिरछा कर दीजिए, ताकि आपको स्क्रीन बड़ी दिखाई दे। इसमें देखिए, अगर हम इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे या एग्जांपल दे एक्सप्लेनेशन की बेसिस पे, तो द थ्योरेटिकल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हम एक बॉडी को कंसीडर करते हैं जिसका हमने मास कंसीडर कर लिया कि m है, और वो जिस हाइट पे रखी है, ठीक है, वो हाइट हमने h मान ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मास हमने m लिया है, हाइट हमने h ली है, जिसको एक्चुअल में हम डिस्टेंस कह रहे हैं। तो ये सपोज कीजिए, ये जो लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रही है ग्राउंड से, वो h हाइट पे उठाई है किसी आदमी ने अपने हाथ में। ओके, अब लेट द बॉडी बी रिलीज। अब वो आदमी अगर उस बॉडी को, उस चीज को नीचे गिराएगा, उसी को हम फ्री फॉल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो फ्रीली जब वो नीचे गिरेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है उसका, ठीक है, वो एक्सेलरेशन उसकी जगह पे हम क्या लेंगे, जी लेंगे, स्मॉल लेटर जी, बिकॉज वहां पे वो अर्थ की फोर्स उसे नीचे खींच रही है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू हम 9.8 लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि टोटल एनर्जी जो उस बॉडी के अंदर थी जब वो हाइट एच पे थी, तो वो एनर्जी उसके अंदर किस रूप में थी, पोजीशन की वजह से थी। और मैंने आपको बताया था कि पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है बॉडी की, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड एट द ग्राउंड लेवल लेट वी वी द फाइनल वेलोसिटी, तो जब वो ग्राउंड पे हिट करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो जाएगी ऑफ द बॉडी ऑन रीचिंग टू द ग्राउंड लेवल। तो अब इन सब चीजों को यूज करके हमें एक डेरिवेशन निकालनी है। इसमें हम दो केस को लेंगे। एक केस तो हमारा तब होगा जब बॉडी आपकी कहाँ है, हाइट पे, यहाँ पे इस हाइट पे रखी हुई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो एज द बॉडी इज एट स्टेशनरी, तो जब वो बॉडी वहां पे ऊपर है, वो चीज पकड़ी हुई है, तो वो स्टेशनरी, और स्टेशनरी है तो उस टाइम पे उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, दैट इज mgh। ऑलराइट, उसके बाद क्योंकि पोजीशन की वजह से जो है, रेस्ट में जब बॉडी होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसीलिए हम पहली कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh लेके चल रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², जो हमने कल डिराइव किया था। तो mgh तो इसकी फिक्स है, वो उसकी मैक्सिमम है, लेकिन क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सिंपल सी बात है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी। और कैसे होगी जीरो, देखिए 1/2, मास की जगह में हम m रख रहे हैं, और वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी जीरो है। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ v की वैल्यू आपने जीरो पुट कर दी, और जीरो से जब भी आप किसी पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बॉडी को जमीन से उठा के एक हाइट पे रखा गया है, तो उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट में आ जाओ नीचे। इनको अगर हम दोनों को ऐड कर दे बेटा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों चीजों को अगर ऐड कर दिया जाता है तो mgh प्लस में काइनेटिक एनर्जी जीरो, नेट वैल्यू हमारे पास एनर्जी कितनी है उसके अंदर, mgh है। ये है आपके पास नेट एनर्जी इस टाइम पे। अब हम केस टू लेते हैं। केस टू के अंदर ये मान के चलते हैं कि बॉडी जो है जस्ट ग्राउंड को हिट करने से पहले, हिट जस्ट होने वाली है, लेवल तक पहुंच गई, और इसकी हाइट अब जीरो हो चुकी है क्योंकि ये ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज आ गई है, नीचे ऐसे यहाँ पे। राइट, तो अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट mgh होगी। मास फिक्स है, जीवी फिक्स है, लेकिन अब हाइट जीरो हो चुकी है क्योंकि ग्राउंड के पास है ये। अब अगर अब जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी है जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं इसकी, कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ इनटू में m, मास वही रहेगा, और v², v इसकी मैक्सिमम होगी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो अभी हुई नहीं, वो तो तब होगी जब ये हिट करेगी। तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है। तो यहाँ से हम जिस बात का पता लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, और जब वो किस में आई, ग्राउंड पे आए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब थर्ड इक्वेशन मोशन की यूज करने में, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, और यहाँ पे v² तो मैक्सिमम है, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थी क्योंकि रेस्ट में थी बॉडी, ठीक है। और अब इस पॉइंट का यूज करते हुए यहाँ पे 2 इंटू जी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। यानी कि अगर यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी जाए, ये देखिए
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 इंटू जी एच, तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 2gh के इक्विवेलेंट होगी। और 2gh किसके बराबर हुआ, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, जहां पे ये v था, v की जगह v स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे ये, ठीक है, 2gh रख देंगे, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई है वो कितनी हो गई अब, ठीक है, mgh के इक्विवेलेंट होगी। और यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर, दो केसेस के अंदर, कि किस तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, और ये mgh है। समझ गए? तो ये दो केसेस की दोनों का डेरिवेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसको डेराइव करने के लिए आपसे एग्जाम में ये आएगा, तो ये एज इट इज मैथमेटिकल फॉर्मेट को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। समझ गए? अब यहाँ पे ये केस है जिसमें कोई बॉडी को हम तीन केसेस में स्टडी करेंगे। ये ऑब्जेक्ट ए पे है, फिर ये नीचे आया तो बी पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं, फिर ये लास्ट में सी पे आएगा। तो टोटल हाइट एच है हमारे पास, और ऐसे में अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी रेस्ट में होगी तो बेटा 0 होगी, और मास उसका हमने क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक है, जो डिस्टेंस इसने a से b तक कवर किया उसको हमने x से डिनोट किया। ओके, तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर v स्क्वायर हम निकालना चाहे तो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में है तो 0 है, और उसके बाद हमने क्या लगाया, 2 इंटू में जी एच। अब यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में अगर वी स्क्वायर है वो इसके बराबर आएगा, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले अगर मैं वी की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे आपके पास, तो 1/2m 2gh हो जाएगा, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो रही है, mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो रही है। और यहाँ पे ये बात साबित होती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम कर रहा है, कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर तुम h की वैल्यू पुट करना चाहो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तो जब ये डिस्टेंस इसने b पे आ गया है तो b पे इसकी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। h की जगह पे क्या हो जाएगा, h में से हमने x को माइनस करना है क्योंकि इसने डिस्टेंस x कवर कर लिया, तो mgh ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे mg को मैंने s से किया तो mgh आ गया, माइनस में mg को मैंने मल्टीप्लाई किया x से, तो ये mgx हो गया। ठीक है, और mgh और mgx की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो है फिक्स होती है, ना वो बढ़ती है ना घटती है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन यहाँ से फाइनली डिराइव कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, दैट इज ऑलवेज इज इक्वल टू कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी जब 0 है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जब आपकी 0 है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इसीलिए दोनों एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, और हम ये देख पा रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है बॉडी की वो रिमेन सेम, एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो प्रूव्ड हो जाता है, जस्टिफाई हो जाता है। तो एनर्जी ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म, यानी कि एनर्जी सिर्फ अपना रूप बदलती है, वो पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो टोटल एनर्जी रहती कॉन्स्टेंट ही है, ना वो बढ़ती है ना ही वो घटती है। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कुछ एग्जांपल आपके सामने मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की हम बात करेंगे। व्हेन हैंड्स आर रब्ड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द हैंड चेंजेस इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ये बोल रहे कि जब हम हाथों को आपस में रब करते हैं, आप सर्दियों में अक्सर अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करते होंगे, तो उससे आपके हाथ थोड़े से गर्म हो जाते हैं। ऐसा जो है वो क्यों होता है, बिकॉज दोनों हाथों के बीच में जो सरफेस है आपके हैंड्स के, उन हैंड्स के बीच में क्या क्रिएट होती है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। एंड यू नो, जब भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो फ्रिक्शन किसको क्या डेवलप करता है, हीट डेवलप करता है। तो फ्रिक्शन की वजह से हीट होती है, जिससे आपके हाथों में गर्माहट आती है, एंड दैट्स व्हाई विंटर्स में जनरली हम अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को रब करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे हम दोनों हाथों को जो रब कर रहे हैं वो हमारा मैकेनिकल फॉर्म, यानी कि मैकेनिकली हम उनको यूज कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, और उससे एक एनर्जी डेवलप हो रही है, जिस एनर्जी का नाम क्या है, ठीक है, हीट एनर्जी है। और उसका जो कॉज है कि वो किसकी वजह से हो रही है, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इस तरीके के लॉजिकल अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, ये थी आपकी हीट एनर्जी, जो आपने हीट डेवलप की। और वो क्यों क्यों हुई बेटा, क्योंकि आपने रब किया, फ्रिक्शन, मोशन हुआ। मोशन में कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कंबाइंडली हम क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं। और एग्जांपल देखो कि व्हेन टू स्टोन्स आर स्टक, जब दो पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं तब भी मैकेनिकल एनर्जी जो है किसमें चेंज होती है, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। क्योंकि जब वो दो पत्थर एक दूसरे से हिट करते हैं तो उस टाइम पे साउंड भी आती है,
और उसकी वजह से अगर आपने ध्यान से देखा हो, जब हम पत्थर जोर से मारते हैं तो चिंगारियां भी उठती है, तो हीट एनर्जी भी डेवलप होती है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम दिखाना चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो वो है व्हेन द ब्लेड ऑफ द नाइफ इज प्लेस्ड अगेंस्ट द रोटेटिंग ग्राइंड। अगर आपने कभी देखा हो कि जहाँ पे जो चाकू छुरियों को तेज किया जाता है, वहां पे ग्राइंडर घूम रहा होता है, उसके ऊपर जैसे उसका ब्लेड हम लगाते हैं तो वो वहां पे जो है बहुत सारे चिंगारियां जैसे आग की जो है वो निकलती है, जैसे अनार जलता है ना, ठीक है, दिवाली का, उसी तरीके से। तो यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट, लाइट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सब चीजें, ये सारे एग्जांपल बताते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो फिक्स है दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ना तो वो बढ़ रही है ना घट रही है, बस एक से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। और इसी वजह से एनर्जी का जो है वो क्या होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होती रहती है। आगे देखिए कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड on any moving vehicle, the mechanical energy changes into heat energy as the brakes rub against the moving wheel। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी आप कोई व्हीकल चला रहे हो, आप चाहे बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, ठीक है, वट एवर व्हीकल यू आर, तो उसमें हमारे पास जब भी हमें गाड़ी को रोकना होता है तो हमारे पास ब्रेक सिस्टम होता है। तो ब्रेक सिस्टम जब अप्लाई करते हैं तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जो है वो डिस्क पे एक तरीके का प्रेशर अप्लाई करता है, यानी कि उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है टायर्स के, जिसकी वजह से वो डिस्क जो है, ठीक है, वो उस मोशन को स्लो डाउन करती है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और जब वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो वहां पे भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एग्जांपल देखिए कि व्हेन वी वाइंड अ वॉच, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द हैंड चेंजेस इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। वाइंड ए वॉच का मतलब है कि पहले घड़ियां आती थी बेटा चाबी वाली, जिसमें चाबी भरनी पड़ती थी। तो जब आप चाबी भरोगे घड़ी के अंदर, तो उस टाइम पे आप कि बॉडी की जो मस्कुलर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो स्प्रिंग के अंदर इकट्ठी होने लगेगी। व्हेन द स्प्रिंग अनवाइंड, जब वो धीरे धीरे खुलेगा तो वो पूरे दिन उस घड़ी को जो है मोशन में रखेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा रहेगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये भी एक एग्जांपल है जहां पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी कर सकते हैं। एंड द सिक्स्थ एग्जांपल देखिए, व्हेन एन एरो इज स्ट्रेच, जब ये आप ये पिक्चर देखिए नीचे, जिसमें ये व्यक्ति जो है वो इस एरो को पीछे खींच रहा है, तो जब वो खींच रहा है तो कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है उसमें, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। ध्यान से समझिए, उस मैकेनिकल वर्क से ये पोटेंशियल, यानी कि किसी भी चीज के अंदर वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, क्योंकि वो जितना खींचेगा उतनी उसमें एनर्जी इकट्ठी होती जा रही है, और जब वो रिलीज करेगा तो वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो उसमें स्टोर कर रहा है। एंड ऑन रिलीजिंग द स्ट्रिंग, जैसे ही वो इस जगह को छोड़ेगा, इस तीर को छोड़ेगा, तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब इक्वली होगी दोनों चीजें। समझ में आ गया। और देखो एग्जांपल, वाटर स्टोर इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, जो बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं जहां पे पानी जो है नदियों का स्टोर किया जाता है, वहां पे भी वो स्टोर हो रहा है। तो स्टोर हो रहा है मतलब कोई चीज एक जगह पे क्या हो रही है, एक पोजीशन पे इकट्ठी हो रही है, और वहां पे कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन दिस वाटर इज रिलीज, जब ये वाटर रिलीज किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होनी शुरू हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि बहते हुए पानी का मतलब है मोशन, एंड मोशन मींस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर जो है वो टरबाइन, जो कि एक बहुत बड़े डायनेमो को घुमाते हैं, डायनेमो जो है वो एक जनरेटर का सोर्स है, और वो डायनेमो जब घूमता है तो मैग्नेट के बीच में बहुत हैवीली जो है एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो दैट इज अनदर एग्जांपल जहां पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और फिर वही काइनेटिक एनर्जी बेटा जाके आगे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, कन्वर्जन दे रही है। ऐसे ही है कि व्हेन अ टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, ये टॉर्च का डायग्राम देखो, तो जब हम एक टॉर्च का ये स्विच ऊपर जो लगा हुआ है इसको ऑन करते हैं, तो इस टॉर्च के अंदर जो एक सेल है उसके अंदर इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन पासिंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ बल्ब, जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब में से पास होती है तो बल्ब ग्लो करता है, और उसकी वजह से उस बल्ब में हीट और लाइट दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं। सो हियर वी कैन से कि हियर अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जस्टिफाई हो रहा है।
नाइन्थ एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है कि जब हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैग्नेटिक एनर्जी में। अब यहाँ पे भी फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी आपका वेरीफाई हो रहा है। ये सारे एग्जाम्पल इनके बेस पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले, ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। तो आपको समझना होगा कि जहां पे पोजीशन है, कोई चीज मोशन में नहीं है, आपको वहां पे सिंपली क्या बोलना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी। और जहां पे किसी चीज में आप यू फील कि देयर इज सम मोशन ओवर देयर, तो आप सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। जो मोटर होती है जो बिजली से चलती है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फैन की मोटर हो या फिर वो पानी वाली मोटर हो, वट एवर द मोटर इज देयर, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब वर्क में, ठीक है, वो उसे घुमाती है, तो उस मोशन या मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं पार्टली चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। थोड़ा बहुत हिस्सा जब कोई चीज मूव करती है तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, तो हीट में भी कन्वर्ट होता है। तो ये बड़े सिंपल सी बातें हैं। अगर आप एक बात समझ जाते हो कि हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका बेस क्या है, तो बाकी सब चीजें समझने आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब लास्ट पे आ जाओ, पावर। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। दिस इज द लास्ट टॉपिक, पावर। तो पावर की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कि रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है कि जो काम हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि एक आदमी एक काम को 2 मिनट में कर सकता है, और फिर मैंने बोलूं कि एक दूसरा आदमी है वो उसी काम को 5 मिनट में कर सकता है, तो किसकी स्पीड ज्यादा है? 2 मिनट वाले की, क्योंकि वही काम 2 मिनट में पूरा कर रहा है, दूसरा 5 मिनट्स में पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे किसकी पावर ज्यादा है, किसकी ताकत ज्यादा है? सिंपल सी बात है, जो कम समय में आपका वर्क पूरा कर रहा है। तो उसी को हम रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग का मतलब किस गति से, किस रेट से काम हो रहा है। तो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा आपका W/T। ये सारा ये भी क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। ये भी 2 नंबर का डेरिवेशन कंफर्म मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। तो पावर इज इक्वल टू होता है W/T। W का मतलब है वर्क बेटा, T का मतलब है टाइम, और यहीं से फॉर्मूले से ही आपकी डेफिनेशन बन रही है, जिसमें क्या आ रहा है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और पावर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है वॉट। ध्यान से सुनिएगा, वॉट, WATT, वॉट। आप लोगों के घर में ये इस तरीके के जो बल्ब होते थे उसमें लिखा होता था 30 वॉट का, 40 वॉट का, 60 वॉट, 100 वॉट। तो ये वॉट क्या है? ये बताता है कि कितनी पावर कंजप्शन करेगा। समझ गए? तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए कि डिफाइन 1 वॉट पावर, तो 1 वॉट पावर का मतलब क्या हो गया? 1 वॉट का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिए, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल/1 सेकंड, क्योंकि वर्क की SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है, एनर्जी है वर्क। और पावर जो है आपकी बेटा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट जो है वॉट है, जिसको हम कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। और इफ यू हैव टू आस्क कि डिफाइन 1 वॉट पावर, तो आप बोलोगे कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। ये देखो, अगर 1 जूल, ऊपर देखिए इस फॉर्मूले, 1 जूल वर्क हो रहा है 1 सेकंड में, तो पावर कितनी हुई? 1 वॉट। सो डेफिनेशन सिंपली यहीं से शुरू हो जाएगी कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, देन पावर इज 1 वॉट। ये भी इंपॉर्टेंट है, और सभी बच्चों को ये this video is going to be shared with you, so you have to pause it, you have to write all these notes on your notebooks, and you have to prepare them, and as well as you have to understand them, because the questions are not going to be as straightforward. There are questions which will be on the basis of their understanding. So you have to critical understanding, critical thinking आपकी वहाँ पे यूज होगी, जहाँ पे आपको चीजों को थोड़ा सा लॉजिकल सेंस में समझना पड़ेगा, then you can just understand it. अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होते हैं? आपके घर में लगे हुए जितने भी अप्लायंसेस है, चाहे वो टीवी है, बल्ब है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कहते हैं। तो उनकी एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़े, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। तो देखो, ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू था N इंटू P इंटू टी। एन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार, और P पावर T है टाइम। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके घर में अगर एक बल्ब है और उसकी वोल्टेज कितनी, यानी कि उसकी एनर्जी
पावर कितनी और वो कितने घंटे हम उसको यूज करते हैं, तो उससे हम उसकी एनर्जी कंजप्शन निकाल सकते हैं कि वो टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। और किलोवाट आवर ये कमर्शियल यूनिट है, जो बिजली की यूनिट हम कंप्यूट करते हैं वो असल में किलोवाट आवर होती है। किलो का मतलब है 1000 वाट और आवर का मतलब है 1 आवर। अगर 1000 वाट की कोई भी चीज आप 1 आवर के लिए चलाते हो तो आप 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हो। जैसे मान लो आपके घर में हीटर है और उस हीटर की पावर जो है 1000 वाट है, तो उस 1000 वाट के हीटर को अगर आप 1 आवर कंज्यूम कर रहे हो, चला रहे हो बिजली से, तो समझ लीजिए आपका 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। ये चीज, ये वाले पार्ट, ये डेरिवेशन वाला पोर्शन तो फिलहाल अभी नहीं है तुम्हारा, ये 10th में, क्योंकि 10th में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, वहां पे सारा डिटेल करवाया जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इसे समझ सकते हो। एक टर्म आपको ये याद रखने की, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। रिलेट किलोवाट आवर विद जूल। तो अभी अभी मैंने बताया कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, या फिर 3.6 मेगा जूल, बिकॉज मेगा का मतलब आप जानते हो 1000 इंटू 1000। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली का जो बिल हमारा आता है वो यूनिट्स में आता है, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको सिंपल है, क्वेश्चन है, सिंपल आंसर के साथ बता रहा हूँ, एंड यू जस्ट सिंपली रिमेंबर देम। देखो अभी एक न्यूमेरिकल है जिसमें बोला गया कि एक लैंप है और वो 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 10 सेकंड में, तो आपको उसकी पावर निकालनी। तो पावर का फॉर्मूला क्या था आपका? पावर का फॉर्मूला था आपके पास P इज इक्वल टू W/T। तो आपको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा? एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी, और P इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एनर्जी अपॉन टी। तो यहाँ पे जहाँ पे हम वर्क लगते थे वहां पे एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और वर्क जूल में ही कैलकुलेट हो रहा है, तो आप 1000 को बेटा 10 से डिवाइड कर दोगे तो 100 जो है जूल आपकी क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखो, एनर्जी तो वॉट में आनी चाहिए थी, 100 वॉट होगी वो। डिफाइन द एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन, यानी कि कितना काम टोटल हुआ और कितना समय लगा, अगर इन दोनों की रेशियो हम निकालें तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एवरेज पावर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब एक क्वेश्चन और है, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज द कंज्यूम्ड, कोई घर है उसके अंदर 250 वॉट यूनिट ऑफ एनर्जी जो है पूरे मंथ में कंज्यूम होती है, तो उसमें यू नो हाउ मच एनर्जी इन जूल, तो इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो 250 किलोवाट आवर वो कंज्यूम कर रहे हैं, और 1 किलोवाट आवर हमारे पास था 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। तो 250 किलोवाट आवर को आपको सिंपली 250 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 3.6 इंटू 10⁶ से, और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल, ठीक है, सोल्यूशन। इस तरीके से आप सोल्यूशन आप इसका निकाल सकते हो। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रिक, यहां देखिए एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसपे पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है? 1500 वॉट। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 10 आवर, तो 10 घंटे में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब एनर्जी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बन रहा है आपका वो हो रहा है E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पी है पावर, टी है टाइम। तो पावर आपको दे रखी है 1500 वॉट, टाइम आपको दे रखा है कितना? ठीक है, 10 आवर दे रखा है, तो 10 आवर दे रखा है यहाँ पे। तो अगर आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 हो जाएगा। अब 1500 वॉट एनर्जी हो गई। अब एनर्जी को अगर हम आवर को कन्वर्ट करें किसके अंदर? ठीक है, सेकंड्स में कन्वर्ट करें, तो आपको पता है 3.6 की कंडीशन हमें यहाँ पे, ये वॉट आवर है आपका। अब वॉट आवर को अगर हम यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए 1000 से 1000 कट जाएगा, 15 किलो वॉट आवर आपकी एनर्जी आ जाएगी, और यही आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें एनर्जी निकालनी किलोवाट आवर में 10 आवर्स, और इसमें 4 डिवाइसेस है 500 वॉट के। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल, ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको मेंशन कर दो, और यहाँ पे एन की वैल्यू आपके पास 4 है, टाइम आपके पास 10 आवर्स है, ठीक है, पावर आपके पास कितनी है? 500 वॉट है। आप एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू होता है N इंटू पी इंटू टी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो N 4 है, P आपके पास 500 है बेटा, T आपके पास 10 है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी एनर्जी निकल जाएगी कितनी? लगभग इतनी, 5 4 या 20 होता है, और आगे आप इसके 3 4 जीरो लगा दोगे। वॉट आवर है, इसको वो आवर को हटाना है तो आप पहले ये वॉट को कंज्यूम करोगे, तो 20 किलोवाट आपकी एनर्जी का कंजप्शन आ जाएगा। तो ये कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल्स थे।
और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर अब फिर से मैं स्क्रीन शेयर यहाँ से हटा रहा हूँ। एंड ये देखो, समझदार लोग देखो, इनके कैमरे बंद पड़े, साफ जाहिर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्लास में आना है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राची तो बेचारी आराम से पीछे बैठ के नाश्ता कर रही होगी। तो आज इतना ही, एंड टुडे वी हैव फिनिश्ड द सिलेबस एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट द रिवीजन। ऑलराइट, रिवीजन में आपको टेस्ट दिए जाएंगे, रिवीजन में आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी, आपकी नोटबुक्स और कॉपीज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। किसी भी दिन आपको मैसेज आ जाएगा एक दिन पहले कि कल आपको अपनी नोटबुक्स लेके आनी, तो यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग। तैयार रखिए। ओके, बाय।